तो अभी जस्ट मुझे इमरजेंसी अलर्ट आया है अर्थक्वेक का। तो जब भी जापान में अर्थक्वेक आता है उसके कुछ सेकंड पहले इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है इस तरीके से। अभी बहुत ज़ोर से घर हिला मेरा, मैंने 2 मिनट तक 1 से 2 मिनट तक पूरा घर हिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, मैं तो आधा नींद में ही था। और मुझे पता है कि ऐसे जापान में अर्थक्वेक आते रहते, तो मैं फिर से सो गया। तो मैंने 9:30 का अलार्म लगाया था उठने के लिए, बट अर्थक्वेक ने मुझे सुबह जल्दी उठा दिया। 9 बजे मुझे अर्थक्वेक ने ही उठा दिया है। कोई नहीं, अच्छी बात है, आज थोड़ा जल्दी उठ गए। अभी लॉग इन भी करना पड़ेगा, ऑफिस स्टार्ट होने वाला है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक लॉग इन कर लेते हैं। मीटिंग तो मेरी 11 बजे होती है, पहले ब्रश वगैरह कर लेते हैं और फिर बाद में ऑफिस का काम चालू कर देते हैं। तो लास्ट वीक हमने दांत निकाला था, आपको पता होगा। तो वो दांत जब निकाला था डॉक्टर ने, तो उन्होंने बोला था कि ब्रश नहीं करना है। तो पिछले 4-5 दिनों से मैंने ब्रश बिल्कुल नहीं किया है। मैं क्या कर रहा था पता है आपको, ये जो पेस्ट होता है ना, वो उंगली पे लेके ब्रश कर रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि हल्के से मैं ब्रश कर लेता हूँ। तो अभी जापान में काफ़ी दिनों से बारिश चल रही थी, तो मैं कपड़े धो ही नहीं पाया था। तो सोचा आज हम धोने डाल देते कपड़े। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया अभी हचन पाउडर। और दोस्तों आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने ये डिओड्रेंट लाया था कपड़े धोने के लिए, वो जो फैब्रिक को ठीक करने के लिए होता है ना, लिक्विड हम डालते हैं हमेशा इसके अंदर। तो अभी मुझे पता चला है कि ये लिक्विड कपड़े धोने के लिए नहीं है, ये है डिओड्रेंट, रूम फ्रेशनर और कपड़ों को स्मेल देने के लिए। जैसे आप देख रहे हो पीछे यहाँ पे ये डिओड्रेंट इस तरीके की जो बॉटल है, इसमें डाल के स्प्रे कर सकते हो। मैंने ना गड़बड़ से ये उठा लिया था वहाँ से, और मैंने चेक नहीं किया था कि ये कपड़े धोने के लिए है या कपड़े पे स्प्रे मारने के लिए है। काफ़ी दिनों से इसको एज अ कपड़ों का लिक्विड यूज़ कर रहा हूँ। भाई बोलूँ मेरे कपड़े ठीक से धुल क्यों नहीं रही है, तो हमें आज जाके कपड़ों का लिक्विड लाना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले हम गए थे आसाकुसा टेम्पल पे। आपको पता है आसाकुसा टेम्पल के बाहर काफ़ी सारे वहाँ पे शॉप्स होते हैं, वहाँ पर आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। और वहाँ पर दोस्तों मुझे बहुत ही अमेजिंग मिले थे ये पोस्ट कार्ड। हाँ दोस्तों, वहाँ से मैंने लाए हैं आपके लिए, अमेजिंग एकदम ब्यूटीफुल। ये देख रहे हो आप, मुझे इतने पसंद आए वहाँ पे। ये सारे के सारे पोस्ट कार्ड मैंने वहाँ पे, यूनिक पोस्ट कार्ड थे, और वहाँ से मैंने सारे ये लाए हैं आपके लिए। तो जिन्होंने भी चैनल का गेशा मेंबरशिप लिया है उनको मैं जापान से ये पोस्ट कार्ड्स भेजने वाला हूँ। तो अभी विवेक राणा ने हमारा गेशा मेंबरशिप लिया है, तो अभी हम जाने वाले हैं पोस्ट ऑफिस, जिसके लिए मुझे, क्योंकि इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा स्टैम्प जो यहाँ से जापान से भेजने वाले हैं। तो अभी हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से खरीदते हैं स्टैम्प, लिखते हैं इसके ऊपर विवेक राणा का एड्रेस और भेजते हैं इंडिया। अभी आप नोटिस कर रहे हो दोस्तों, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। और आपको अगर आपने शायद पुराने कुछ व्लॉग्स देखे होंगे, तो यहाँ पर जापान में 5 बजे के बाद जैसे 5 बजते पूरा अंधेरा हो जाता है। बट अभी जैसे जैसे विंटर ख़त्म होते जा रहा है और समर आने लगा है, यहाँ पर 5 बजे भी आप देख रहे हो कितना तेज धूप निकली हुई है। पर लोग देखो कितने सिस्टमेटिक तरीके से बस का वेट कर रहे हैं। ये फाइनली हम पोस्ट ऑफिस में साइकिल लगा देते हैं पार्किंग को। और बराबर अभी दोस्तों 5 बज चुके हैं, और ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, ये 5 बजे बराबर, ओ ठंडी ठंडी हवा, खुला है खुला है खुला है। अभी 5 बजने को बराबर 1 मिनट बचा हुआ है। すみません。これはポストしてたんですけど、スタンプ、はいはいはい。100円、海外で出すんですかね。外国に出します。はい、そうです。インド。こちら100円の切手2枚なので、これでこちら2枚ですね。すみません。前はエアのシール、はい。じゃあちょっとベタベタしてる。ごめん、大丈夫ですか？とりあえずちょっと上にペタペタしてるので、はい、ちょっとここで一応ピッて止めとくので、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。बराबर 5 बजने वाले थे और पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला था। और ये अभी जो स्टाफ है ना यहाँ का, वो मेरा पहचान का हो गया, क्योंकि हमेशा यहाँ पे मैं स्टैंप लेने के लिए आते रहता हूँ ना, तो उनको पता चल गया कि मैं आती हूँ, समझ जाते हैं कि ये बंदा, देखो
बराबर अभी पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं आप, दरवाज़ा बंद हो रहा है वहाँ पे, 5 बजते। कब से बटन दबा के रखा है, आ ही नहीं रही है, काम करते सीढ़ियों से ही निकल जाते हैं। जापान में सब टाइम टू टाइम होता है, यानी यहाँ पे 5 बोले तो बराबर 5 है। सुबह पे ऑफिस भी स्टार्ट होता है समझ लो 9 बजे, तो बराबर 9 बजे यहाँ पे ऑफिस का टाइम होता है। अगर आप 1 मिनट भी यहाँ पे लेट जा रहे हो ना तो यहाँ पे नहीं चलता है जापान में। तो रास्ते में दोस्तों हमारा ये जो सुपर मार्केट है माय बास्केट, तो ये भी आ गया है। यूजुअली यहीं से मैं ख़रीदता हूँ, बट अभी इसके सामने ही और एक सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट में एक छोटा सा आप दुकान बोल सकते हो, यहाँ पर भी सब्जियाँ वगैरह मिलती है। और ये एज़ कम्पेयर टू ये जो माय बास्केट तो ना, इससे बहुत बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है। तो अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूँ तो ये गोभी देख लो, गोभी यहाँ पे है 350 येन की। उसके तो में जाऊँगी तो वहाँ पे एक्चुअली मिलती है ही नहीं। बहुत दिनों के मैंने गोभी भी नहीं खाई है, तो काम करते हैं गोभी ले लेते हैं। केले देख लो कितने सस्ते, यहाँ पे 4 केले हैं और ये सिर्फ 100 येन के। यूजुअली मैं ये 250 येन के केले लेता हूँ माय बास्केट से। केले ले लेते हैं, देखो कितने बढ़िया इन्होंने पैकिंग करके रखे प्लेट के अंदर। यहाँ पे स्वीट पोटैटो भी है बेक किए हुए। बहुत दिन हो गए मैंने स्वीट पोटैटो नहीं खाया है, ये खा लेते हैं। हाय हाय मास अंदर आगे यहाँ पे सब सब्जियाँ मिलती है। ब्रोकोली भी है यहाँ पे, ब्रोकोली तो बड़ी सस्ती है, 140 येन के। यूजुअली मैं 250 येन के लेता हूँ। लहसुन भी यहाँ पे 105 येन के 2 है। मैं हमेशा 100 येन का एक लहसुन लेता हूँ, ये भी ले लेते हैं। साफ प्याज देख लो यहाँ पे कितने सस्ते, 130 येन के। माय बास्केट तो में मैं 250 येन के सिर्फ 4 पीस मिलते हैं मुझे। तो यहाँ पे देखो 7-8 पीसेस है 138 येन में। इसको भी ले लेते हैं। नींबू भी उठा लेते, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे आम यूजुअली अभी आते नहीं है, बट विंटर में यहाँ पर आम है। ये देख लो क्राउन मैंगो, भाई साहब एक आम है 1000 येन का। ありがとうございます。これがいちごっぱ。いちごっぱじゃないの？いちごっぱだよね。いちごっぱとほうれん草17パ。13パ。13パ。तो आगे दोस्तों घर पे अभी हम, और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पेड़ साकुरा का, इसके ऑलमोस्ट आधे पत्ते अभी गिर चुके हैं क्योंकि कल काफ़ी ज़ोरों थे बारिश आई थी। बहुत ज़्यादा ठंडी धूप तो है बट ठंड बहुत ज़्यादा है। 2 मिनट के लिए बाहर निकला, देखो ठंडी हवा से मेरा नाक पूरा लाल हो चुका है। और एक बात दोस्तों मुझे आपको बताना है कि जो शॉप में अभी हम गए थे ना, ये जो शॉप है ये कैश ओनली शॉप है। तो जापान में काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी होती है जहाँ पर आप कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको कैश रखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप सामान वहाँ से नहीं ले सकते हो। आते वक्त हमने माय बास्केट तो से दूध लाया है। रिसेंटली मुझे ना चाय पीने के बड़ा चस्का लगा है। कॉफ़ी तो मुझे बड़ी पसंद है बट चाय भी अदरक वाली, तो चलिए बनाते हैं अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म हमारी चाय बन चुकी है। बाहर अभी टेम्परेचर है बिलो 0 डिग्री और हम पी रहे गर्मा गर्म इंडियन चाय। थोड़ी देर में हमारी स्टार्ट होने वाली है मीटिंग। मुझे आपको एक अपडेट देना था जापान के बारे में, और जो मुझे अपडेट देना था उसी पे एक क्वेश्चन आया है। अनिरुद्ध ने क्वेश्चन पूछा है कि जापान स्क्रैप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इन फर्स्ट हाइक इन 17 ईयर्स, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो इसी के बारे में दोस्तों मुझे आपको एक अपडेट देना है। आपको पता होगा अगर आप जापान की न्यूज़ फॉलो करते होगे कि जापान की जो इकोनॉमी है वो पहले 3rd पे थी, वर्ल्ड 3rd में आती थी, अब वो चलेगी है 4th पे, और जो जर्मनी है वो आ गई है 3rd में। तो इसके वजह से क्या होगा ना कि जापान का जो येन है वो गिरते 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 इतना गिर चुका है ना कि यहाँ की गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर आ गया था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप येन को बढ़ने के लिए, इकोनॉमी को फिर से 3rd पे लाने के लिए करना क्या है। तो उनके पास में एक ही ऑप्शन था कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि इंडिया में हमारे इंटरेस्ट रेट होता है, अगर हम समझ लो पैसे बैंक में जमा करते हैं तो हमें 6 से 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम घर खरीद रहे हैं तो हमें लोन मिलता है तो हम उसके ऊपर 10 से 12% इंटरेस्ट रेट देते हैं। बट दोस्तों जापान में वैसा कुछ फंडा है ही नहीं, वो है निगेटिव में। अगर आप घर खरीद रहे हो तो आप कितना इंटरेस्ट रेट देते हो पता है, यहाँ पे 0.3%, 0.5%, यानी वो ना के बराबर है। 2007 के बाद में यहाँ पर वो जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उतना ही रखा है। तो हुआ क्या
कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट जापान में किया नहीं, और उसके चलते धीरे धीरे जो येन करेंसी है वो गिरती ही जा रही थी। तो उनको फिर उनकी आंखें खुली कि भाई अब हमें इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 2007 से इंटरेस्ट रेट था, उन्होंने अब उसको चेंज करके बढ़ा दिया है। तो अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि उसको इंटरेस्ट रेट को कैसे बढ़ाया जाए। फिर प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि जिन लोगों ने अभी घर खरीद के रखे ऑलरेडी यहाँ पे, उन्होंने तो लिया था वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे जो कि 0.3 to 0.5 के दरमियान था। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद में उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बैंक को। फिर इससे फ़ायदा एक ये हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, मेनली यूएस इन्वेस्टर, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जापान में, और जो इकोनॉमी है वो थोड़ा बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। तो दोस्तों अभी हम निकल गए हैं जिम के लिए। जो हमारा ऑफिस का काम था ख़त्म हो चुका है, और अभी रास्ते में मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है, उसके लिए मैं अभी रुका हूँ। जो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पर आप घर रेंट पे ले सकते हो, ख़रीद भी सकते हो। तो जैसे ये एक ऑफिस है रियल्टी मियामा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इस ऑफिस के बाहर ही यहाँ पे इस एरिया में जहाँ भी घर रेंट अवेलेबल के लिए दिए हुए हैं सब यहाँ पे इन्होंने लगा के रखे। तो आपको इस दुकान के अंदर, इस शॉप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इस एरिया में घर रेंट पे लेना है तो बाहर ही आप देख लो, इन्होंने सब लगा के रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये वाला घर देख लो, यहाँ पर इन्होंने घर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके फ़ोटोज़ भी यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसका जो रेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है 52,000 येन। और यहाँ पे सारा उसका डिस्क्रिप्शन कि वो कितना बड़ा है, कब बना हुआ है, उसका साइज़ कितना है, कितने रूम है उसके अंदर, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। देखो सबसे मिनिमम यहाँ पे 39,000 का है। तो स्क्रीन पे यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जापान में आपको एक आइडिया आ गया होगा कि जो घर का रेंट होता है, अगर आप अच्छे एरिया में रहने के लिए जा रहे हो, जैसे कि नोगाता में मैं रहता हूँ, ये स्टेशन के आसपास अगर आपको घर लेना है तो 70 से 80 हज़ार येन तक यहाँ पे आपको घर मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे मैं सबसे महंगा वाला घर बताऊँ ना, तो यहाँ पर सबसे महंगा वाला है ये वाला, ये देखो 2,30,000 येन का रेंट, मंथली रेंट है। पता नहीं ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए देखो 70 मीटर स्क्वायर का, ये काफ़ी बड़ा घर है। ये सबसे ज़्यादा महंगा। और सबसे सस्ता वाला घर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 40,000 येन का। ये काफ़ी छोटा है, ये 1 रूम किचन टाइप का ही है। आपको स्टिल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा घर आपको लेना है, एरिया समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा आप क्या करना, ये एजेंट के जो ऐसे ऑफिस होते हैं ना, वहाँ पे अंदर चले जाओ और उनको पूछ लो कि भाई मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, तो मुझे आप ढूंढ के दो। तो उनके कंप्यूटर में ना, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर जापान में जितने भी घर है सब कुछ उसके अंदर डेटा उनके पास होता है। तो आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो आपको जो घर चाहिए वो आपको ढूंढ के दे देंगे। फिर जब घर लेना था यहाँ पे, तो मैंने वैसे ही किया था, एजेंट के पास गया था मैं, और उसको मैंने बताया था कि मुझे ऐसा ऐसा स्पेसिफिकेशन है मेरे घर का, मुझे ढूंढ के दो। तो उसने ऐसे ही, उसके कंप्यूटर में काफ़ी डेटा था, उसने मुझे ये वाला घर ढूंढ के दिया था। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूँगा। जैसे मैंने घर ढूंढा था एजेंट के साथ में, उसने मुझे 4-5 घर भी दिखाए थे। तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखेगा, तो आपको एक अंदाज़ आ जाएगा कि जापान में अगर आपको घर वगैरह ढूंढना है तो क्या प्रोसीजर होता है। कल क्या हो गया था पता है आपको? मैं जिम में आया, साइकिल लगाई यहाँ पे, और 2 घंटे के ऊपर मुझे टाइम हो गया। बराबर 2 या 3 मिनट में 2 घंटे के ऊपर आ गए, तो मुझे यहाँ पे 200 येन देना पड़ा। तो अभी हम देख लेते टाइम। ये देखो अभी बज गए हैं 9:35। तो बराबर हमें अभी 2 घंटे, यानी कितने, 11:35 है। तब तक तो हमारा जिम ख़त्म भी हो जाएगा। 11:30 बजे तो मेरी जिम ही ख़त्म हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आज तो। जापान का वेदर सच में ना इतना बकवास है, यहाँ पे कब ठंड, कब बारिश, कब धूप है पता ही नहीं चलता। कल तक ठीक ठाक वेदर था, बारिश वगैरह थी और थोड़ा गर्मी भी था। आज अचानक से यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला गया है। मेरा नाक अभी साइकिल पे है ना, पूरा ऐसे जम गया, लाल हो जाए। मेरा हाथ भी अभी, मुझे कैमरा पकड़ते नहीं आ रहा, एक्चुअली मैं हाथ चेंज कर रहा हूँ बार बार 1-1 मिनट के बाद में। पहुँच गए दोस्तों हम हमारे जिम के पास में। वो रहा हमारा गोल्ड जिम, और हमारे जिम के सामने यहाँ पे है मेल बॉक्स, जहाँ से हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मेल कर सकते हैं। और अभी हम करने वाले हैं ये पोस्ट कार्ड मेल जापान से इंडिया में विवेक राणा को। तो आई होप उनको ये मेल जल्दी से मिल जाए। तो डालते इस लेटर और पोस्ट कार्ड के अंदर। ये साइकिल देख लो दोस्तों कितनी छोटी है अगर इंडिया में ये शायद बच्चे चलाते हैं, बट यहाँ पे बड़े से बड़े लोग भी इतनी छोटी साइकिलें चलाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अभी करते हैं थोड़ा देर वर्कआउट और आपको मिलते हैं वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों हो गया हमारा जिम ख़त्म और अभी हम बीच पे से सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि आगे का सिग्नल छूटा हुआ है। और आपने दोस्तों म्यूज़िक सुना होगा मैं निकलते वक्त, वो था सिग्नल। भाई अभी 5 मिनट बचे हुए हैं और आपको जल्दी से अभी जिम के बाहर निकलना पड़ेगा। तो जल्दी से मैंने शावर लिया और अब बैग जमाई और निकले अभी जिम से। और जल्दी से हमको अभी साइकिल निकालना है क्योंकि अभी बस 2 मिनट बचे। अगर 2 मिनट के ऊपर मैं लेट पहुँचा पार्किंग में तो मुझे 200 येन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो चलिए दौड़ते हैं। ये रही वो पार्किंग की मशीन और हमारे साइकिल का नंबर है 1। हो गया 200 येन के अंदर ही, यानी हमें पैसे नहीं लगे। पहुंच गया अभी हम घर पे और अभी रात के बज रहे हैं जैसे कि आप देखोगे 12:20 और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है मुझे। और यहाँ पे दोस्तों बन रहा है हमारा स्टीम सैलड। इसके अंदर मैंने पालक, टमाटर, मशरूम और 2-4 और चीज़ें इसके अंदर डाली। तो इसको रखते हैं थोड़ा देर स्टीम होने के लिए। यहाँ साइड में हमारा चल रहा है शार्क टैंक। जापान में दोस्तों बीट मिलता नहीं है, इंडिया में तो काफ़ी कॉमन है बीट मिलना, बट यहाँ पे बहुत रेयरली मिलता है। और ये एक बीट मुझे दोस्तों 100 येन का मिला, यानी 60-70 रुपये का ये एक बीट रूट है। इंडिया में मुझे नहीं पता, शायद 70-80 रुपये किलो। यानी बहुत पहले मैं जब इंडिया में रहता था तब मुझे बीट खाने की बहुत आदत थी क्योंकि बीट हेल्दी होता है स्किन के लिए। अगर आपको पिंपल्स वगैरह भी है और आपका बालों का प्रॉब्लम है तो बीट काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप वर्कआउट के पहले बीट खा के जाते हो या बीट रूट पाउडर खाते हो तो आपको अच्छा खासा आपका स्टैमिना भी बढ़ जाता है। तो अगर आप वर्कआउट करते हो या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वर्कआउट के पहले दिन में कभी भी आप सैलड के साथ में बीट रूट ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पे 100 येन के बीट रूट खा रहा हूँ। आप अगर इंडिया में आपके पास अवेलेबल है सस्ते वाले तो आप ज़रूर खाइएगा। बन गया हमारा डिनर और साथ ही में चल रहा है शार्क टैंक। तो ये देखते देखते हम हमारा डिनर खत्म करेंगे और इसके बाद में हम सोने वाले थे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।